चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रा व्रत का प्रकरण है। तो अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रा व्रत का प्रकरण है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित अप्रवासी की यात्राएं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का संस्मरण मेरा बचपन का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का संस्मरण मेरा बचपन का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बात अविस्मरणीय, जब मैं 16 साल की थी, शीर्षक किस पत्रिका में संस्मरणों का प्रकाशन हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा आपका धर्मयुग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 42 के संस्मरण किसकी कृति है। तो सन 42 के संस्मरण किसकी कृति है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री राम शर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई पीढ़ी नए विचार संस्मरण के लेखक का नाम क्या है। तो नई पीढ़ी नए विचार संस्मरण के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण किसकी कृति मानी जाती है। तो साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका किशोरीदास वाजपेयी। ऐतिहासिक चरित्रों का आधार बनाकर लिखे गए रेखाचित्र संस्मरण शेष स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं। तो ऐतिहासिक चरित्रों को आधार बनाकर लिखे गए रेखाचित्र संस्मरण शेष स्मृतियाँ के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रघुवीर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखाचित्र रेखा और रंग के लेखक का नाम क्या है। तो रेखाचित्र रेखा और रंग के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विनय मोहन शर्मा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, महादेवी वर्मा की किस कृति में समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन है। तो महादेवी वर्मा की किस कृति में समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पथ के साथी, और ये प्रकाशित हुई थी 1956 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति लेखा संस्मरण के लेखक का नाम क्या है। तो स्मृति लेखा संस्मरण के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। छायावाद युगीन स्मृतियाँ किसकी कृति मानी जाती है। तो छायावाद युगीन स्मृतियाँ किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामनाथ सुमन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा मेरी अपनी कथा के लेखक का नाम क्या है? तो आत्मकथा मेरी अपनी कथा के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं ये आत्मकथा मेरी अपनी कथा के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि मेरी अपनी कथा ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्मरण ये और वे के लेखक का नाम क्या है? तो संस्मरण ये और वे के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जैनेन्द्र कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासी की डायरी किसकी कृति मानी जाती है? तो प्रवासी की डायरी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी पत्र शैली में लिखी गई है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी पत्र शैली में लिखी गई है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देवदासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुकाल के किस कवि ने हर्षकृत नेषद काव्य का नेषद चरित शीर्षक से पद्यानुवाद किया था? तो ऋतुकाल के किस कवि ने हर्ष के द्वारा रचित नेषद काव्य का नेषद चरित शीर्षक से पद्यानुवाद किया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुमान मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई की भूमिका के लेखक का नाम क्या है? तो बिहारी सतसई की भूमिका के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्म सिंह शर्मा। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्म सिंह शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के वर्तमान जनजातीय जीवन पर लिखा गया उपन्यास पठार पर कोहरा के लेखक का नाम क्या है? तो झारखंड के वर्तमान जनजातीय जीवन पर लिखा गया उपन्यास पठार पर कोहरा के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राकेश कुमार सिंह। हंस के आत्मकथा अंक में प्रकाशित संक्षिप्त आत्मकथा जीवन सार के लेखक का नाम क्या है? तो हंस के आत्मकथा अंक में प्रकाशित संक्षिप्त आत्मकथा जीवन सार के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 में उग्र नामक हस्तलिखित पत्र किसके संपादन में निकाला गया था? तो 1920 में उग्र नामक हस्तलिखित पत्र किसके संपादन में निकाला गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पांडेय बेचन शर्मा उग्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भक्तिकाल के किस कवि ने पद्मिनी चरित्र नामक प्रबंध काव्य की रचना की है? तो भक्तिकाल के किस कवि ने पद्मिनी चरित्र नामक प्रबंध काव्य की रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लालचंद। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किस आलोचक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व, पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? तो फिर से पढ़ते हैं।
किस आलोचक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व, पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की बारात किसकी काव्य कृति मानी जाती है? तो मिट्टी की बारात किसकी काव्य कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका त्रिलोचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास का शिल्प, हिंदी कथा साहित्य और उसके विकास पर पाठकों की रुचि का प्रभाव। हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, हिंदी साहित्याबद्धकोश 6 भाग और शेखर एक जीवन मूल्यांकन के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। उपन्यास का शिल्प, हिंदी कथा साहित्य और उसके विकास पर पाठकों की रुचि का प्रभाव। हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, हिंदी साहित्याबद्धकोश 6 भाग और शेखर एक जीवन मूल्यांकन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोपाल राय। तो गोपाल राय इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक को आचार्य शुक्ल ने की काव्य संवेदना नीति चक्र के स्थूल शासन से घिरी हुई प्रेमचंद का मानसिक संगठन, कल्पना विहीन और गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना एक स्थूल भौगोलिक चौहदी में सिमटी प्रतीत हुई? तो फिर से पढ़ते हैं। किस आलोचक को आचार्य शुक्ल की काव्य संवेदना नीति चक्र के स्थूल शासन से घिरी हुई प्रेमचंद का मानसिक संगठन, कल्पना विहीन और गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना एक स्थूल भौगोलिक चौहदी में सिमटी प्रतीत हुई? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक को चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक कहा जाता है? तो किस आलोचक को चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद का प्रेमचंद नाम किसने रखा था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रेमचंद का प्रेमचंद नाम किसने रखा था? उनका नाम क्या है? तो वो हैं दया नारायण निगम। हाइकू काव्य शैली मूलतः किस देश की मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो हाइकू काव्य शैली मूलतः किस देश की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जापान। तो ये जो है हाइकू, ये जापान के अंतर्गत आती है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हिंदी कहानी विचार और प्रतिक्रिया, हिंदी कहानी अस्मिता की तलाश, सिलसिला समकालीन कहानी की पहचान, हिंदी कहानी का विकास, यशपाल एक समर्पित व्यक्तित्व, हिंदी उपन्यास का विकास, ग्रंथों के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। आज की हिंदी कहानी विचार और प्रतिक्रिया, हिंदी कहानी अस्मिता की तलाश, सिलसिला समकालीन कहानी की पहचान, हिंदी कहानी का विकास, यशपाल एक समर्पित व्यक्तित्व, हिंदी उपन्यास का विकास, ग्रंथों के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मधुरेश। साहित्य की झांकी किसकी कृति मानी जाती है? तो साहित्य की झांकी किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर सत्येंद्र। तो डॉक्टर सत्येंद्र इसके लेखक माने जाते हैं।
साहित्य की झांकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, साहित्य की परख किसकी कृति मानी जाती है? तो साहित्य की परख किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिवदान सिंह चौहान। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसकी कृति मानी जाती है? तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य विमर्श किसकी कृति मानी जाती है? तो हिंदी साहित्य विमर्श किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास किसकी कृति मानी जाती है? तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास किसकी कृति मानी जाती है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं किसकी कृति मानी जाती है? तो भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परशुराम चतुर्वेदी। भारतेंदु की कविता किसकी रचना मानी जाती है? तो भारतेंदु की कविता किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बच्चन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र दो भाग किसकी रचना मानी जाती है? तो भारतीय साहित्य शास्त्र जो दो भागों में प्रकाशित हुई थी, ये किसकी कृति मानी जाती है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बलदेव उपाध्याय। उजाड़ में संग्रहालय काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो उजाड़ में संग्रहालय काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रकांत देवताले। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, ये कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। तो निराला इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1880 में किस पत्र में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि देने का प्रस्ताव छपा था? तो 1880 में किस पत्र में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि देने का प्रस्ताव छपा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सार सुधा निधि। तो सार सुधा निधि में 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि देने का प्रस्ताव छपा था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। उस गद्य में अक्सर शहरी नफासत की कमी है, उसमें भदेसपन है, जिंदा दिली में उसका मुकाबला नहीं है, नींद से उठने वाली एक नई जाति का जयघोष उसमें सुनाई पड़ता है। भारतेंदु के गद्य के संदर्भ में ये कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। उस गद्य में अक्सर शहरी नफासत की कमी है, उसमें भदेसपन है, जिंदा दिली में उसका मुकाबला नहीं है, नींद से उठने वाली एक नई जाति का जयघोष उसमें सुनाई पड़ता है। तो भारतेंदु के गद्य में
के संदर्भ में ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है और गंगा तट काव्य संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है और गंगा तट काव्य संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ज्ञानेंद्र पति। तो ज्ञानेंद्र पति जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मुक्तिबोध की जीवनी के रचनाकार का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं विष्णु चंद्र शर्मा। रजनी दिन नित्य चला ही क्या काव्य संग्रह किसका माना जाता है? तो रजनी दिन नित्य चला ही क्या काव्य संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो आब आलोचना कृति के लेखक का नाम क्या है? तो दो आब आलोचना कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शांति के योद्धा प्रेमचंद किसकी कृति मानी जाती है? तो शांति के योद्धा प्रेमचंद किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं अमृत राय। प्रेमचंद और गोरकी के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रेमचंद और गोरकी किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शचिरानी गुट्टू। तुलसी रसायन किसकी कृति मानी जाती है? तो तुलसी रसायन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भगीरथ मिश्र। काव्य कला और शास्त्र महाकाव्य विवेचन काव्य के मूल विवेच्य किसकी कृति मानी जाती है? तो काव्य कला और शास्त्र महाकाव्य विवेचन काव्य के मूल विवेच्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं रांगे राघव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति और काव्य प्रकृति और कवि किसकी कृति मानी जाती है? तो प्रकृति और काव्य प्रकृति और कवि के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर रघुवंश। साहित्य दर्शन और चिंताधारा के लेखक का नाम क्या है? तो साहित्य दर्शन और चिंताधारा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। तो जानकी वल्लभ शास्त्री जो हैं ये साहित्य दर्शन और चिंताधारा के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज और आज से पहले आलोचना कृति के लेखक का नाम क्या है? तो आज और आज से पहले आलोचना कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंवर नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज और कविता का जनपद आलोचना कृतियों के लेखक का नाम क्या है? तो पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज और कविता का जनपद आलोचना कृतियों के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अशोक वाजपेयी। विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा माना जाता है? तो विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चितवन की छाह, और ये प्रकाशित हुई थी 1953 में। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो एक पति के नोट्स कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं महेंद्र भल्ला। कहानी पंडित और पंडिताइन जो प्रकाशित हुई थी 1903 में के लेखक का नाम क्या है? तो कहानी पंडित और पंडिताइन जो 1903 में प्रकाशित हुई थी इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं पंडित गिरिजादत्त व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद
ने अपने आखिरी उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, टीजीटी में कई बार पूछा गया है, पीजीटी में कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो प्रेमचंद ने अपने आखिरी उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रंगभूमि। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज माधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ माना जाता है? तो ब्रज माधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वियोगी हरि। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री पर्वत। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वर्ण रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौल मार्ग क्या है? तो कौल मार्ग क्या है? तो ये है नाथ पंथ की मान्यता। सरस्वती निलय किसे कहा गया है? तो सरस्वती निलय किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुष्पदंत। आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंगदेव। तो आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम है चंगदेव। कुमार प्रतिबोध किसकी रचना मानी जाती है? तो कुमार प्रतिबोध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सोमप्रभ सूरी। चरचरी किसे कहते हैं? तो चरचरी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आदिकाल में गायकों की टोली को। तो आदिकाल में गायकों की टोली को चरचरी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ माना जाता है? तो गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गणपति ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि रंजन किसे कहा गया है? तो कवि रंजन किसे कहा गया है? ये उपनाम किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। तो कवि रंजन के अलावा इनको जो है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल, और भी बहुत सारे नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य कौन कौन से हैं? तो हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्रमशः हमीर रासो और बाहुबली रास। पेंडथ रास में कितने छंद हैं? तो पेंडथ रास में कितने छंद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 65। स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? तो स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजमती। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? तो अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है पुष्पदंत को। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो नारी निंदा किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाथ संप्रदाय। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? तो आदिकाल में
मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो वो है राउलवेल और इसके लेखक हैं रोड़ा कवि। चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था? तो चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आल्हा खंड। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आधार काल किसने कहा है, उनका नाम क्या है? तो वो हैं सुमन राजे। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि सुमन राजे जो हैं ये किस सप्तक के अंतर्गत आते हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सुमन राजे जो हैं ये किस सप्तक के अंतर्गत आते हैं? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। राउलवेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? तो राउलवेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिंस ऑफ वेल्स, मुंबई। हिंदी में नखशिख वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? तो हिंदी में नखशिख वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राउलवेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में विभक्त है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण कितने भागों में विभक्त है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 5। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या था? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि इस ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं दामोदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तज़किरा ए शुराए हिंदी किसका इतिहास ग्रंथ माना जाता है? तो तज़किरा ए शुराए हिंदी किसका इतिहास ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मौलवी करीमुद्दीन। भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ माना जाता है? तो भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महेश चंद्र शुक्ल। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं एडविन ग्रीव्स। मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? तो मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा है? तो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा है? किस विद्वान ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर भोला शंकर व्यास। राठौरारी खयात किसका ग्रंथ माना जाता है? तो राठौरारी खयात किसका ग्रंथ माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं दयाल दास। कौन सा रासो ग्रंथ अपने मूल से लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गया? तो कौन सा रासो ग्रंथ अपने मूल से लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गया, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परमाल रासो। और ये जो है इसको आल्हा खंड भी कहा जाता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है?
तो रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीमद् भागवत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया? तो सबसे पहले सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरप्रसाद शास्त्री ने। हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 18। 18 सिद्धों की रचना जो है प्रकाशित हुई है हिंदी काव्य धारा में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं, किसका कथन माना जाता है? तो भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं, ये किसका कथन माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये भी जानना आवश्यक है कि किस विद्वान ने या किस इतिहासकार ने ये कहा था कि भक्तिवाद या भक्तिकाल का जो उदय है वो ईसाई मत से हुआ था। तो ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ग्रियर्सन ने ये कहा था कि भक्तिकाल का उदय जो है वो ईसाई मत के अंतर्गत आता है, परंतु यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है कि भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं। तो यहाँ पर जो है एक तरह से खंडन किया गया है ग्रियर्सन के कथन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ का जन्म किनके मेल से हुआ है? तो नाथ पंथ का जन्म किनके मेल से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रजयानी सिद्ध और शैव साधक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, किसका कथन माना जाता है? तो नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, किसका कथन माना जाता है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल सांस्कृतायन। गोरखनाथी कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो गोरखनाथी कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 12। नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वर्ण रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल में बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है? तो नेपाल में बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मश्चंद्रनाथ। कापालिक मत के प्रवर्तक कौन हैं? तो कापालिक मत के प्रवर्तक कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जालंधर नाथ। हठ योग में ह और ठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हठ योग में ह और ठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। तो यानी कि सूर्य से लेकर चंद्र, यानी कि सुबह से लेकर रात तक इसका अर्थ माना जाता है। इसकी साधना करना, योग करना जो है हठ योग कहा जाता है। तो हठ योग का शाब्दिक अर्थ है सूर्य और चंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? तो छंदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू। किस ग्रंथ को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके? तो किस ग्रंथ को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पौमचर्यू। और ये जो है राम कथा के अंतर्गत आती है, राम कथा। त्रिभुवन
स्वयंभू ने अपने पिता के किस ग्रंथ को पूरा किया है? तो त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता के किस ग्रंथ को पूरा किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पौमचर्यु। जैनी रामायण किसे कहा जाता है? तो जैनी रामायण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पौमचर्यु को। बृहद न्याय चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? तो बृहद न्याय चक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका द्रव्य स्वभाव प्रकाश। तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश जो है ये बृहद न्याय चक्र को कहते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने हिंदी साहित्य के जो विविध प्रश्न उत्तर हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी इसको कंटिन्यू करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।